क्लास आज हम करेंगे प्रोज का अपना नेक्स्ट चैप्टर यानी थर्ड वन द गंगा, जिसके राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी पंडित JL नेहरू। लेसन गंगा जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की गंगा के बारे में जो सेंटिमेंट्स थी, उनकी जो फीलिंग्स थी, उनकी जो थिंकिंग थी गंगा को लेकर, जो कि रिलीजियस यानी धार्मिक बिल्कुल भी नहीं थी, तो उस सेंटिमेंट्स पे बेस्ड है। वो बताते हैं कि वो गंगा के बारे में क्या सोचते हैं, गंगा उनके लिए क्या है। इस बात के अलावा एक और चीज है इस लेसन में कि जो पंडित नेहरू हैं वो अपनी डेथ के बाद अपनी विल में, अपनी वसीयत में वो क्या चाहते हैं कि उनकी जो एशेज हैं, मतलब डेथ के बाद जो बॉडी को क्रीमेट करने के बाद जो भस्म बचती है उसको किस तरह से डिस्पोज किया जाए, थोड़ा गंगा में, थोड़ा भारत के खेतों में। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन इस लेसन में है। देखो बच्चों, स्टार्टिंग से I have received so much love and affection from the Indian people that nothing I to do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. नेहरू कहते हैं I have received so much love and affection, मैंने इतना ज्यादा प्यार स्नेह पाया है किसका, फ्रॉम इंडियन पीपल, भारत के लोगों से इतना प्यार और स्नेह मैंने पाया है, दैट नथिंग दैट आई टू डू, कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं कर सकूं जो कैन रीपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, जो इसके किसके, जो लव और अफेक्शन भारत के लोगों ने मुझे दिया है उसके स्मॉल फ्रैक्शन, थोड़े से पार्ट को भी जो रीपे कर सके, जो वापस कर सके, लौटा सके, इस कर्ज को उतार सके। एंड इंडीड, और वास्तव में, देयर कैन बी नो रीपेमेंट, कुछ रीपेमेंट यानी बदला कुछ हो ही नहीं सकता, वापस लौटाए जाना जैसा हो ही नहीं सकता, ऑफ सो प्रेशियस अ थिंग एज अफेक्शन, अफेक्शन स्नेह प्यार जैसी चीज का कोई जो बहुत प्रेशियस यानी अनमोल है, बहुत वैल्यूएबल है, यूनिक है, उसका कोई रिपेमेंट हो भी नहीं सकता। मतलब क्या बताएं लाइंस में, नेहरू कहते हैं कि भारत के लोगों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्यार किया है और ऐसा कुछ भी नहीं जो इस प्यार के जरा से अंश को भी लौटाने के लिए वो कर सके, क्योंकि प्यार जैसी जो चीज है, स्नेह जैसी जो चीज है, वो इतनी अनमोल होती है, इतनी प्रेशियस होती है कि उसको लौटाने के लिए कुछ किया ही नहीं जा सकता, उसको लौटाया ही नहीं जा सकता। Many have been admired, some have been revered, but the affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. नेहरू जी के लिखने की एक खासियत थी कि वो लाइंस बहुत लंबे लंबे लिखते थे, छोटे सेंटेंसेस नहीं होते थे, तो वही आप इस लेसन में भी देखोगे। फिर कहते हैं मैनी हैव बीन एडमायर्ड, कहते हैं बहुत सारे लोगों को एडमायर किया है लोगों ने, मतलब उनकी तारीफ की है, प्रशंसा की है, जो ग्रेट पीपल होते हैं उनकी लोग तारीफ करते हैं। सम हैव बीन रेवर्ड, और कुछ को रेवर्ड कहते हैं श्रद्धा देना, श्रद्धा भाव से देखना, यानी रेस्पेक्ट से भी ऊंची चीज, और सम कुछ को श्रद्धा दी है, कुछ के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं लोग। but the affection of all classes of the Indian people has come to me, लेकिन कहते हैं मेरे हिस्से में तो भारत के लोगों के सारे क्लासेस, यानी चाहे अमीर हो, गरीब है, ऊंच नीच कुछ भी हो, जैसा भी माना जाता था, तो सारी तरह के लोगों का जो अफेक्शन है, प्यार है, वो कम टू मी इन सच अबेंडेंट मेजर, मेरी तरफ इतने अबेंडेंट यानी लॉट, बहुत ज्यादा, मेजर मात्रा, क्वांटिटी में मुझे मिला है, दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट, कि इसकी वजह से मैं, ओवर मतलब जैसे कहते हैं भाव विवल होना, भावुक हो जाना, बहुत इमोशनल हो जाना, कि मैं इसको लेकर भावों से भर जाता हूं, बहुत इमोशनल हो गया हूं। क्या हुआ इस लाइन का मतलब यहाँ पे कि जो बड़े लोग होते हैं या जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए होते हैं, ग्रेट पीपल होते हैं, उनकी तारीफ की जाती है,
लोग उनको उनकी श्रद्धा भाव से देखते हैं। इसका यहाँ मतलब क्या होता है, जिसमें रेस्पेक्ट भी, फेथ, विश्वास भी मिल जाता है। और लेकिन कहते हैं कि मुझे तो भारत के लोगों के सभी वर्गों का प्यार मिला है, बहुत ज्यादा अफेक्शन मिला है, बहुत ज्यादा मात्रा में, जिसकी वजह से मैं भाविवल हो गया हूँ, भाविक हो गया हूँ, इमोशंस से भर गया हूँ। I can only express the hope that in the remaining years I may live, I shall not be unworthy of my people and their affection। कहते मैं तो I can only express the hope, मैं तो बस यही उम्मीद एक्सप्रेस कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ कि जो रिमेनिंग ईयर्स, मेरे जो एज के जो बचे हुए मेरे साल हैं, आई मे लिव, जिनमें कि मैं जीवित रहूंगा, तो आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, कि कहीं मैं उनमें अपने लोगों के ये जो प्यार है इनका, उसके नाकाबिल ना हो जाऊं, अपने लोगों के लिए अनवर्दी ना हो जाऊं, अयोग्य ना हो जाऊं। मतलब क्या हुआ इनका, वो कहते हैं मैं तो बस अब यही उम्मीद रख सकता हूं कि जो मेरे बचे हुए काम, मेरे जो बचे हुए साल हैं, यानी मेरी जो लाइफ है बची हुई, उसमें मुझसे कहीं गलती से भी कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे मेरे लोगों का ये जो प्यार है, अफेक्शन है, मुझ में जो विश्वास है, ये कहीं छिन जाए। To my innumerable comrades and colleagues, I owe an even deeper debt of gratitude। फिर कहते हैं मेरे जो इनमरेबल मतलब जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता, बहुत सारे जो कॉमरेड यानी जो मेरे साथी हैं, कलीग्स मतलब साथी हैं, I owe an even deeper debt of gratitude, उनके लिए तो मैं बहुत ज्यादा, ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता, ग्रेटफुल जिसे कहते हैं होना, डीपर डेप्ट मेरे कर्ज है मेरे ऊपर, मतलब उनका तो मैं और भी ज्यादा कृतज्ञ हूँ, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। यानी जैसे भारत के जो स्वाधीनता थी, फ्रीडम के लिए जो फाइट थी, उस लड़ाई में जिन लोगों ने उनका साथ दिया, और फिर जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए उस वक्त की जिन लोगों ने उनका साथ दिया, उन सब के लिए कहते हैं। और फिर इस देश की जनता जो असंख्य है, बहुत ज्यादा है, और सबने प्राइम मिनिस्टर में फेथ रखा, उनका साथ दिया, तो उस सब के लिए कहते हैं कि मेरे जो बहुत सारे, जिन्हें मैं गिन भी नहीं सकता, इतने मेरे जो साथी हैं, सहयोगी हैं, इनके प्रति मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज्यादा। We have been joint partners in great undertakings and have shared the triumph and sorrows which inevitably accompany them। कहते हैं we have been joint partners in great undertakings, कहते जो महान अंडरटेकिंग्स, जिम्मेदारियों के काम थे देश के, उनमें हम सब जॉइंट पार्टनर रहे, यानी मिलजुल कर हमने काम किया है, अपने रोल प्ले किए हैं। एंड हैव शेयर्ड द ट्रायम्फ एंड सोरोज, और जो भी उस रास्ते में जो ट्रायम्फ यानी विक्ट्री, जीत आई है, या सोरोज या दुख आए यानी सुख और दुख, उन दोनों को हमने शेयर किया है। विच इनएविटेबली, जो कि इनएविटेबली मतलब अनिवार्य रूप से, कंपल्सरीली अकम्पनी देम, उनके साथ आते ही हैं। मतलब जब भी कोई आप बड़ा काम करते हो तो कभी कभी आपको जीत मिलती है, कभी कभी आपको दुख, किससे मिलता है, हार से, कभी आपको दुख भी मिलता है, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता। तो फेलियर एंड सक्सेस के को हमने साथ साथ शेयर किया। और फेलियर सक्सेस क्या है, ये किसी भी ग्रेट वर्क के साथ को अकम्पनी करती हैं, कंपल्सरी, मतलब उसके साथ ही कंपल्सरी जुड़ी ही हुई होती हैं। When I die, I should like my body to be cremated. If I die in a foreign country, my body should be cremated there and my ashes sent to Allahabad। फिर बात करते हैं कि when I die, जब मेरी डेथ हो तो मैं चाहूंगा मेरी बॉडी को क्रीमेट किया जाए। क्रीमेटेड का मतलब होता है जलाना, बारीक उसको बर्न कर देना, जैसा कि हिंदू धर्म में किया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि मेरी बॉडी को जलाया जाए। इफ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, फिर कहते अगर बाई चांस मेरी डेथ किसी फॉरेन कंट्री में, यानी मैं विदेश में हूं और तब मेरी डेथ हो जाती है, तो मेरी बॉडी को क्या किया जाए, शुड बी क्रीमेटेड देयर, वहीं पर क्रीमेट कर दिया जाए, वहीं पर उसको उसका दाह संस्कार कर दिया जाए, और मेरी एशेस जो है, मेरी जो भस्म है, राख है, उसको इलाहाबाद में भेज दिया जाए। इलाहाबाद क्यों कहा, क्योंकि वो इलाहाबाद के थे, वो उनका जन्म स्थान था। अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एशेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा and the major portion of them disposed of in the manner indicated below। फिर कहते हैं ये जो मेरे एशेज होंगी, मेरी जो भस्म होगी, इसका स्मॉल हैंडफुल, एक थोड़ा सा मुट्ठी भर का जो हिस्सा है, वो गंगा नदी में थ्रो कर दिया जाना चाहिए, फेंक दिया जाना चाहिए। और जो मेजर पोर्शन है मेरी भस्म का, उसको डिस्पोज ऑफ, उसको डिस्पोज किया जाना चाहिए, डालना चाहिए
इन द मैनर उस तरीके से जो मैं नीचे इंडिकेट करूंगा, बिलो मतलब नीचे इंडिकेट करूंगा मतलब बताऊंगा, यानी कि लेसन में आगे वो बताएंगे इसको। तो यहाँ क्या कहा उन्होंने कि जो मेरी एशेज हो सारी की सारी उसमें से एक मुट्ठी भर तो गंगा में डाल दी जाए और बाकी की जैसे मैं बताऊं वैसे किया जाए। नो पार्ट ऑफ दीज एशेज शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व, कहते हैं मेरी एशेज का कोई भी पार्ट रिटेन यानी रोका ना जाए, प्रिजर्व यानी कि उसको संरक्षित ना किया जाए, यानी कि सारी की सारी एशेज मेरी जैसे मैं कहूं वैसे डिस्पोज कर देनी चाहिए, उसमें से कुछ भी बचाकर रोक कर नहीं रखनी चाहिए। My desire to have a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance so far as I am concerned। फिर कहते हैं कि मैं जो अपनी एशेज को हैंडफुल यानी मुट्ठी भर गंगा में थ्रो करने, इलाहाबाद में गंगा में थ्रो करने की बात या इच्छा डिजायर रख रहा हूं, उसका हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, कोई धार्मिक सिग्निफिकेंस महत्व इंपॉर्टेंस उसकी है नहीं, मेरे रिलीजन से जुड़ी हुई वो बात नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक कि मेरा खुद की सोच है, मेरा अपना मानना है, जहां तक मैं बात कर रहा हूं अपनी, तो मैं बिल्कुल भी रिलीजियस फीलिंग लेके कोई ये बात नहीं कर रहा हूं। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, कहते इस मामले में मेरे कोई धार्मिक विचार नहीं है, भावना नहीं है। मतलब हिंदू लोग क्या करते हैं आपको पता ही होगा, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी जो अस्थियां हैं उनका विसर्जन करते हैं, वो कहाँ पर, गंगा नदी में करते हैं, चाहे हरिद्वार में कहें या कहीं पर भी कहें, प्रयागराज इलाहाबाद जाके करें वहां करें, लेकिन करते हैं। उनका कहना है नेहरू का कि मैं भी ऐसा चाह रहा हूं लेकिन मेरा कोई धार्मिक भावना इस मामले में नहीं है, मैं किसी धार्मिक रीजन से ऐसा नहीं कह रहा हूं। आगे क्लियर करते हैं वे कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। फिर आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर दिस अटैचमेंट हैज ऑल्सो ग्रोन। वो बताते हैं कि मैं गंगा नदी से और यमुना नदी से जो इलाहाबाद में है उनसे एवर सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही मैं उनसे इन नदियों से अटैच रहा हूं, जुड़ा रहा हूं। और एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूं, दिस अटैचमेंट हैज ग्रोन ऑल्सो ग्रोन, मेरा ये जो अटैचमेंट है, लगाव है इन नदियों से, ये भी ग्रो हो गया है, ये भी बढ़ा है। आई हैव वॉच्ड देयर वेराइंग मूड्स एज द सीजन्स चेंज्ड एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड myth and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters। आगे कहते हैं, लंबी सी लाइनें देखो जैसे नेहरू लिखते हैं वैसे ही। I have watched their varying moods as the seasons changed, कहते जब सीजन बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, सर्दी गर्मी बरसात मौसम बदलते हैं, तो मैंने मौसम के साथ साथ इन नदियों के वेराइंग बदलते चेंज होते मूड को भी देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट, और अक्सर मैंने सोचा है, ऑफ द हिस्ट्री, उस इतिहास के बारे में, मिथ यानी मिथक यानी जो किस्से कहानियां जुड़े होते हैं नदियों से उनके बारे में, ट्रेडिशन प्रथाओं के परंपराओं के बारे में, सॉन्ग एंड स्टोरी गीतों और कहानियों के बारे में, दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम, जो उनसे जुड़ गए हैं, थ्रू द लॉन्ग एजेस, लंबे युगों से, लंबे समय से, एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और उनके फ्लोइंग वाटर्स बहते पानी का हिस्सा बन गए हैं। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? वे कहते हैं कि मैंने बदलते मौसम के साथ इन नदियों के बदलते मूड को देखा है। मतलब अब देखो, जब बारिश होती है तो नदियां बहुत भरकर चलती हैं और बाढ़ तक आ जाती है गंगा यमुना नदी में, और जब गर्मी होती है तो वो थोड़ा सिकुड़ के चलती हैं, ठीक है। तो ये चीज को वो कह रहे हैं। और सर्दियों में कैसी रहती है? शांत रहती हैं। और फिर गंगा नदी और यमुना नदी से जुड़े बहुत सारे किस्से कहानियां, हमारे इतिहास सब कुछ है ना, तो कहते हैं कि वो सबसे भी उन सबको भी के बारे में भी मैं सोचता हूँ। जब मैंने इनके बदलते सीजन को देखा और मैंने उन सारे घटनाओं के बारे में, उन सारे किस्से कहानियों के बारे में, उस इतिहास के बारे में जो इनके बहते पानी का लंबे युगों से हिस्सा सा बन चुकी है, उस सब के बारे में भी मैंने सोचा है। The Ganga especially is the river of India, beloved of her people, round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories and her defeats.
फिर गंगा की बात करते हैं कि गंगा नदी जो है वो स्पेशली खास तौर से रिवर ऑफ इंडिया, भारत की नदी है। बिलवड ऑफ आवर पीपल, सारे लोग उससे भारत के प्यार करते हैं। राउंड विच, इस नदी के चारों ओर, इस नदी पर क्या है, इंटरवेंट, इसके चारों ओर बुनी हुई हैं हमारी रेशियल मेमोरीज, प्रजाति से रिलेटेड यादें। हर होप्स एंड फियर्स, हमारी यानी हर का मतलब यहाँ इंडिया की, होप्स एंड फियर्स आशाएं, उसके डर। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रायम्फ, उसके जीत के जो गीत हैं वे। हर विक्ट्रीज, उसकी जीत। एंड हर डिफीट, और उसकी हार। कहते हैं कि जो भारत है उसकी जो नदी है उसके तौर पर सबसे ज्यादा फेमस स्पेशली कौन है, गंगा है। और गंगा नदी भारत के लोगों की बहुत प्रिय है। और गंगा नदी से भारत की सारी यादें, उसकी आशाएं, डर, जीत, हार, जीत के गीत, सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। रेशियल मेमोरीज से मतलब है भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने यहाँ पर गड़बड़ की, और जब यहाँ पर मुगलों ने आक्रमण किया, तुर्क आए, डच आए, सब तो ये अपनी अपनी अलग अलग, मंगोल आए, सब अलग अलग प्रजाति से थे ना। तो फिर इंडिया में उसके बाद क्या क्या हुआ, सब कुछ तो गंगा ने देखा है, तो उससे जुड़ी यादों की बात हो रही है यहाँ पे। आगे देखो, शी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग एंड येट एवर द सेम। गंगा, गंगा नदी क्या है, सिंबल यानी प्रतीक है एक, किसका, इंडिया की युगों पुरानी कल्चर एंड सिविलाइजेशन, संस्कृति और सभ्यता का। भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है, सिविलाइजेशन सभ्यता, कल्चर मतलब संस्कृति, क्या है, एज लॉन्ग, बहुत ज्यादा पुरानी है। तो भारत की जो प्राचीन एंशिएंट कल्चर सिविलाइजेशन है उसका सिंबल, उसके प्रतीक के जैसे हमारी गंगा है, क्योंकि ये भी उतनी ही पुरानी है। और एवर चेंजिंग, जैसे हमारी संस्कृति और सभ्यता बाहर के लोगों के आने से, उनकी सभ्यताओं के मिलने से हमेशा चेंज होती रहती है, वैसे ही गंगा नदी भी चेंज होती रहती है। एवर फ्लोइंग, हमेशा बहने वाली, जैसे हमारी संस्कृति कभी खत्म नहीं होती, हमेशा बनी हुई है, इतने अटैक्स वगैरह के बाद भी ऐसे ही गंगा भी बहती ही रहती है। एंड येट एवर द सेम गंगा, और जैसे गंगा तमाम चेंजेस के बावजूद वही गंगा है जो पहले थी, आज भी वही है, उसी तरह से हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो है उसका भी रूप जो है भले ही थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति आज भी सबसे अलग और महान है। She reminds me of the snow-covered peaks and the deep valleys of the Himalayas, which I have loved so much, and of the rich and vast plains below, where my life and work have been cast. आगे बताते हैं, She reminds me, गंगा मुझे remind कराती है, याद दिलाती है, किसकी, of the snow-covered पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालय। सो मुझे याद दिलाती है हिमालय की डीप वैलीज, गहरी घाटियों की, और स्नो कवर्ड पीक्स, पीक्स है ना चोटी, स्नो कवर्ड यानी कि स्नो से कवर, बर्फ से ढकी हुई चोटियों की। कहते हैं कि गंगा मुझे हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पीक्स यानी चोटियों की याद दिलाती है, यानी ऊंचे पर्वतों की याद दिलाती है, और साथ ही साथ जो गहरी घाटियां हैं उसमें पर्वतों के बीच में उनकी याद दिलाती है। Which I have loved so much, जिनसे मैंने हमेशा ही बहुत प्यार किया, जिन्हें मैंने हमेशा बहुत पसंद किया है। And of the rich and vast plains below, इसके अलावा गंगा किस चीज की याद दिलाती है, बिलो यानी नीचे, यानी हिमालय पर्वत से नीचे की तरफ उतर के आओ मैदानी इलाकों में, तो यहाँ पर जो इसके रिच और वास्ट, विशाल, बहुत बड़े, लार्ज, प्लेन यानी मैदानी इलाका है उसकी याद दिलाती है। रिच क्यों कहा है, क्योंकि जो मैदानी इलाका है इंडिया का, जो हिमालय पर्वत से नीचे की तरफ का है, वो क्या है, वहां समृद्धि है, हरियाली है ना, हरा भरा है, पानी है गंगा का, तो वहां पर क्या है, समृद्धि है, रिचनेस है, उसके लिए कहा है। Where my life and work have been cast, जहां पर कि मेरा लाइफ, मेरा जीवन और वर्क जो है मेरा वो कास्ट हुआ यानी बीता है, गुजरा है, यानी हिमालय की गहरी घाटियों की और ऊंचे पर्वतों की बर्फ से ढके हुए तो गंगा मुझे याद दिलाती ही है। इसके साथ साथ वो मुझे नीचे विशाल, रिच प्लेन्स, मैदानी इलाकों की भी याद दिलाती है, जहां मेरा जीवन बीता है, जहां मैंने सारा काम किया है। Smiling and dancing in the morning sunlight, and dark and gloomy and full of mystery as the evening shadows fall, a narrow, slow and graceful stream in winter, and a vast, roaring thing during the monsoon, broad-bosomed almost as the sea, and with something
of the sea's power to destroy, the Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India, running into the present and flowing on to the great ocean of the future. पूरी लंबी लाइन है और इस पूरी लंबी लाइन में नेहरू जी ने क्या बताया है कि अलग अलग सीजन में गंगा कैसी दिखती है. स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट. सुबह के समय सूरज की रोशनी में अगर आप गंगा को देखो तो स्माइल करती हुई, नाचती हुई सी चलती दिखती है. एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शेडोज फॉल. और जब शाम का जो शेडोज यानी अंधियारा है वो घिरने लगता है यानी रात होने लगती है, उस वक्त गंगा कैसी लगती है? डार्क एंड ग्लूमी. ग्लूमी कहते हैं सैड को, डार्क कहते हैं डार्क कलर की. सैड, फुल ऑफ मिस्ट्री, रहस्य से भरी हुई सी लगती है. सुबह के समय नाचती मुस्कुराती और रात के समय वो अंधेरी, दुख से भरी हुई और रहस्य से भरी हुई दिखती है. अ नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर. सर्दियों के समय कैसी हो जाती है? नैरो, सिकुड़ी यानी कम पानी वाली, कम चौड़ाई लिए हुए, स्लो धीमी चलने वाली, बट ग्रेसफुल सुंदर, ग्रेस के साथ चलने वाली. स्ट्रीम यानी पानी की धारा बन जाती है. एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून. और जब मानसून आता है, मानसून भारत में जैसे बारिश होती है मई जून के महीने में वो मानसून, तो जब मानसून आता है तब चूंकि इसमें बहुत ज्यादा पानी होता है तो वास्ट यानी विशाल, रोरिंग दहाड़ कर चलने वाली चीज यानी आवाज करके बहने वाली नदी बन जाती है. ब्रॉड बॉजम्ड ऑलमोस्ट एज द सी. और उस टाइम कैसे हो जाती है? जैसे समुद्र बहुत ब्रॉड मतलब चौड़े, बॉजम मतलब सीने वाला. जैसे समुद्र का सीना बहुत चौड़ा होता है, मतलब समुद्र बहुत ज्यादा चौड़ाई में फैला हुआ होता है, ऐसे ही सी के जैसे, समुद्र के जैसे गंगा उस वक्त चौड़ी हो जाती है. एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय. और उस वक्त गंगा में सी के, समुद्र के ही जितनी पावर आ जाती है डिस्ट्रॉय, नष्ट करने की. जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, आसपास के सारे इलाके समुद्र में डूब जाते हैं जब समुद्र में पानी बढ़ता है. गंगा में जब बाढ़ आती है तब क्या होती है? उसमें भी समुद्र जैसे सी नष्ट करने की पावर एक तरह से आ जाती है, यानी कि तबाही मचा देती है गंगा तब. द गंगा हैज बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया. कहते गंगा मेरे लिए क्या है? सिंबल, प्रतीक है, मेमोरी याद है भारत के पास्ट की, अतीत की. रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट से होकर बह रही है, गुजर रही है. एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर. और फ्यूचर, भारत के फ्यूचर के जो ग्रेट ओशन, महान समुद्र है, उसकी तरफ क्या कर रही है? फ्लोइंग ऑन टू, उसकी तरफ बढ़ी जा रही है. मतलब क्या है? गंगा क्या करती है? बहती है और जाके किसमें मिलती है? समुद्र में मिलती है ना, ओशन में, महासागर में मिल जाती है. तो इसी तरह से कह रहे हैं कि हमारा जो अतीत है उसके गंगा गुजरी है, हमारा जो प्रेजेंट है उसमें गंगा बह रही है, और एक तरह से हमारे भविष्य रूपी महान सागर में ये जाकर मिलने वाली है, उसकी तरफ बढ़ रही है. And though I have discarded much of past tradition and custom and am anxious that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people and suppress vast numbers of them and prevent the free development of the body and the spirit. तो कहते हैं and though और हालांकि, I have discarded, मैंने डिस्कार्ड किया यानी खंडन किया, बुरा बताया है. मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, बहुत सारी जो पुरानी हमारे समय की प्रथाएं, परंपराएं हैं, उनको हालांकि मैं उनको नहीं मानता, उनको बुरा बताता हूँ. एंड एंशियस, यहाँ एन की जगह होना चाहिए था एम. और मैं एंशियस इस बात को लेके वरीड हूँ दैट इंडिया शुड रिड हरसेल्फ ऑफ ऑल शेकल्स, कि इंडिया को उन सारे शेकल्स यानी बंधनों से, अपने आप को रिड, चेन से जो भी बंधन उसको बांधे हुए बॉन्ड्स, उनसे अपने आप को रिड हरसेल्फ, छुड़ा लेना चाहिए, आजाद करा लेना चाहिए. वो बंधन जो क्या करते हैं? दैट बाइंड एंड कंस्ट्रेन हर, जो उसको बाइंड बांधते हैं, कंस्ट्रेन कंट्रोल करते हैं, रोकते हैं. एंड डिवाइड हर पीपल, और उसके लोगों को, इंडिया के लोगों को डिवाइड करते हैं, बांटते हैं. एंड सप्रेस वास्ट नंबर्स ऑफ देम, उनमें से वास्ट नंबर ज्यादातर को सप्रेस करते हैं, दमन करते हैं, उनको दबाते हैं. एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, और क्या करते हैं? प्रिवेंट, रोकते हैं. फ्री डेवलपमेंट यानी जो स्वतंत्र विकास है बॉडी का, शरीर का, एंड स्पिरिट
आत्मा का। इसके बाद ये क्या कह रहे हैं इन लाइंस में, कहते हैं भारत में बहुत सारी ऐसी परंपराएं प्रथाएं हैं जिनको मैं बुरा मानता हूं, उनको कहता हूं कि उन्हें नहीं होना चाहिए। और मैं इस बात को लेकर लिए वरीड हूं, इस बात को लेकर कि इंडिया को ऐसे सारे बंधनों से यानी गलत परंपराओं प्रथाओं से अपने आप को पीछा छुड़ा लेना चाहिए, जो क्या करती है इंडिया को बांधती हैं, कंट्रोल करती हैं, यानी उसे फ्री डेवलपमेंट नहीं करने देती, प्रोग्रेस नहीं करने देती। जो प्रथाएं परंपराएं क्या करती हैं, कस्टम्स लोगों को आपस में बांट देती हैं और जो ज्यादातर लोगों को सप्रेस करती, दबाती हैं, उनको कुचल कर रखती हैं, उनको विकास नहीं करने देती। लिखा है ना, उनके बॉडी, शरीर और स्पिरिट, आत्मा यानी मन और शरीर दोनों के ही डेवलपमेंट के, दोनों ही प्रोग्रेस के को जो क्या करती है, प्रिवेंट कर देती है, कंट्रोल कर देती है, रोक देती है। यानी जब समाज में असमानता होगी, कोई ऊंचा है कोई नीचा है ना, तो फिर क्या होता है, समाज का सही से विकास नहीं हो सकता। जिनको नीचा माना जाता है उनको सप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है। ये उस टाइम में तो बहुत ज्यादा था, इसलिए वो इस बात को कह रहे हैं। कहते हैं ऐसी सारी प्रथाओं परंपराओं से भारत को क्या करना चाहिए, पीछा छुड़ा लेना चाहिए। दो आई सीक ऑल दिस yet I do not wish to cut myself off from that past completely। कहते हैं तो हालांकि I seek all this, मैं ये सब चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ भारत अपनी पुरानी जो प्रथाएं परंपराएं उनसे पीछा छुड़ाए, yet फिर भी I do not wish, मैं नहीं चाहता to cut myself off, पूरी तरह से अपने आप को कट कर लेना, अलग कर लेना, फ्रॉम दैट पास्ट, उस पास्ट अतीत से कंप्लीटली, पूरी तरह से। कहते हैं भारत के अतीत में जो गलत है उससे तो मैं पीछा छुड़ाना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने आप को भारत के अतीत से, पास्ट से कंप्लीटली, पूरी तरह से कट नहीं करना चाहता। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज बीन एंड इज आवर्स, एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू, like all of us, am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of the history in the immemorial past of India। वे कहते हैं I am proud of that great inheritance, मैं उस great inheritance, महान विरासत का, जो हमें विरासत में मिली है, उन चीजों का proud of मतलब पर गर्व करता हूं, that has been and is ours, जो हमारी थी, हमारी रही है और हमारी है। एंड आई एम कॉन्शियस, और मैं इस बात को लेके कॉन्शियस हूँ, जागरूक हूँ, अवेयर हूँ कि आई टू, के मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, हम सब की तरह, एम अ लिंक इन द अनब्रोकन चेन, उस अटूट चेन का एक लिंक, एक हिस्सा, एक कड़ी हूँ जो गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, जो भारत के इतिहास के डॉन यानी शुरुआत, सुबह की तरफ वापस जाती है, इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के इमेमोरियल मतलब कभी ना भुलाए जा सकने वाले, हमेशा याद रखने वाले पास्ट, अतीत की तरफ जाती है। क्या है मतलब इन लाइनों का, कहते हैं मुझे अपनी भारत की जो संस्कृति, कल्चर और सिविलाइजेशन है, जो बहुत ग्रेट है, महान है, मैं तो उस पर प्राउड फील करता हूँ, जो हमारी है, हमारी हमेशा रहेगी। और मैं इस बात को लेके जागरूक हूँ कि, और मैं इस बात को यानी जागरूक हूँ यानी मानता हूँ कि जो ये भारत की जो कल्चर एंड सिविलाइजेशन के रूप में जो एक अनब्रोकन चेन है, अटूट चेन है, ये कहां तक जाती है, इंडिया की जो बहुत ज्यादा महान हमारा ग्रेट पास्ट है, शानदार अतीत है, उसकी तरफ से ये चेन चली आ रही है, जो वर्तमान की तरफ आ रही है। कहते मैं भी इस चेन की एक कड़ी हूं, हम सब की तरह से। तो कहते मैं अतीत से अलग तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहता, क्योंकि मुझे अपने पास्ट पर गर्व है। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, इस चेन को तो मैं, कहते मैं नहीं तोड़ूंगा। For I treasure it, क्योंकि भारत की सभ्यता, संस्कृति की ये जो चेन है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, कहते हैं भारत के अतीत की, इसको तो मैं ट्रेजर करता हूँ, मतलब खजाने की तरह संभाल कर रखता हूँ अपने दिल में। एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और कहते हैं मैं इससे इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा पाता हूँ, भारत के शानदार अतीत से, भारत की शानदार कल्चर, सिविलाइजेशन से, कहते हैं मैं प्रेरणा पाता हूँ। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन, एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज cultural inheritance, I am making this request that a handful of my ashes be thrown into the Ganga at Allahabad to be carried to the great ocean that washes India's shores। अब वो रीजन बताते हैं क्यों चाहते हैं कि जो गंगा है उसमें उनकी एशेस को डाला जाए, भस्म को डाला जाए। बताते हैं एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइंड, और अपनी इस डिजायर, अपनी इस इच्छा के विटनेस, सबूत के रूप में, गवाह के रूप में, एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज,
कल्चरल इनहेरिटेंस। और भारत की जो कल्चरल सांस्कृतिक इनहेरिटेंस यानी विरासत है उसको एक लास्ट होमेज मतलब ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि देने के रूप में। यहाँ बताया ना भारत की सभ्यता संस्कृति अतीत से वो बहुत जुड़े हुए हैं, उससे अलग नहीं होना चाहते। कहते उससे अलग न होने की मेरी जो इच्छा है उसके एक सबूत के रूप में, और जो भारतीय संस्कृति जिस पर मैं वो कहते बहुत गर्व महसूस करता हूँ उसको अपनी लास्ट होमेज अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में वो क्या कर रहे हैं, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कहते हैं मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरी जो एशेस का जो हैंडफुल है मुट्ठी भर है उसको इलाहाबाद में गंगा में डाल दिया जाए, जिससे कि वो क्या हो, टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशन दैट वॉशेज इंडिया शोज। भारत के शोज किनारों को जो वॉश करता है उस ग्रेट ओशन में महान सागर में जाकर, ताकि मेरी वो जो राख है वो मिल जाए। यहाँ भारत के किनारों को धोता है, मतलब भारत माता को ले लो, इंडिया को, और उनके जो समझो एक तरह से पैरों को जो छूता है, उनको जो पैरों को पानी छूता है समंदर का, उसमें वो अपनी एशेस को मिलाना चाह रहे हैं। आगे देखो, द मेजर पोर्शन ऑफ माई एशेज शुड हाउ एवर बी डिस्पोज ऑफ अदरवाइज। अब ये तो छोटी मुट्ठी भर राख की बात थी। अब कहते हैं जो मेरी एशेज का भस्म का जो मेजर पोर्शन है, ज्यादा हिस्सा है, उसको फिर भी कहते हैं डिस्पोज ऑफ अदरवाइज, एक दूसरे तरीके से डिस्पोज किया जाना चाहिए। I want these to be carried high up in the air in an aeroplane and scattered from that height over the fields where the peasants of India toil। क्या बताते हैं, वो कहते हैं I want, मैं चाहता हूं कि these, इनको मेरी भस्म को carried high up in the air in an aeroplane, एक एरोप्लेन में ऊपर हवा में आसमान में ऊंचे ले जाया जाए, फिर scattered from that height, उस ऊंचाई से उसको स्कैटर बिखेर दिया जाए, स्प्रेड कर दिया जाए, कहाँ, the fields where the peasants of India toil, toil का मतलब work hard। इंडिया के पेजेंट्स मतलब फार्मर्स, जिन खेतों में फील्ड्स में बहुत मेहनत करते हैं, उन खेतों में मेरी इन एशेस को क्या कर दिया जाए, उनको स्कैटर कर दिया जाए, बिखेर दिया जाए। क्यों, सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सॉयल ऑफ इंडिया एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया। सो दैट, ताकि दे, मेरी जो एशेस है भस्म है, वो मेरी जो मिट्टी है लास्ट में वो मिंगल मिक्स हो जाए, डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की जो धूल मिट्टी है उसमें मिक्स हो जाए अच्छे से, और इनडिस्टिंग्विशेबल यानी जिसको अलग ना किया जा सके, ऐसे पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का एक अभिन्न हिस्सा एक तरह से वो बन जाए मेरी, यानी जिस मिट्टी से मैंने जन्म लिया उसी मिट्टी में मैं जो है मेरे शरीर की मिट्टी भी एंड में वो मिल जाए। I have written this will and testament in New Delhi on the 21st day of June in the year 1954। फिर वो लास्ट में कहते हैं कि ये जो विल एंड टेस्टामेंट यानी वसीयत है मेरी, ये मैंने न्यू दिल्ली में लिखी है 21st डे ऑफ जून यानी 21 जून को लिखी है। और कब, 1954, 1954 में, 1954 में 21 जून को न्यू दिल्ली में मैं अपने इस विल को, इस टेस्टामेंट को लिख रहा हूं। आई होप तुम्हें लेसन क्लियर हो गया होगा, इसके मेन पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू बच्चों।